Hello, my dear student. Welcome to the 7th lecture from CBSE class 11th chemistry from the series of atomic structure. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक किए थे। वो है पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए इस लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि हम बोहर एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2 आज इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक इज द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और दूसरा टॉपिक है जो आज हम कवर अप करने वाले हैं द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एटम। मैडम स्टेशनरी स्टेट्स क्या था? मैं तो भूल गया, बता दो एक बार प्लीज मैम। ओके डेफिनेटली। स्टेशनरी स्टेट्स का अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आज का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टेशनरी स्टेट्स डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है, तो अभी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ स्टेशनरी स्टेट्स क्या होता है। बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने कहा था कि ऑर्बिट की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड। किसी भी फिक्स चीज को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी। इसी रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी टर्म यूज हुआ है। इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं? ऑर्बिट की एनर्जी और रेडियस, यानी उसके न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। दूसरी चीज है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एटम में भी हम ऑर्बिट की रेडियस और एनर्जी को कैलकुलेट करने वाले। चलिए जब हम टॉपिक में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो हम नंबर 1 टॉपिक को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक क्या कह रहा है? इस टॉपिक में हमें क्या देखना है? लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे बैठा है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है। और इसी डिस्टेंस को बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट के जरिए भी हमने देखा है कि ये फिक्स होता है। तो इसको अगर कोई चीज फिक्स है तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। डरने की बात नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं। एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है फॉर्मूला, वेरी इजी। इसलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़ा कीजिए, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज, फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिट का रेडियस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट। एन आपका हो जाएगा जिस ऑर्बिट में है उसका नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा एन का वैल्यू। ए नॉट एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। Thus, the radius of the first stationary state, हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर। अब आगे आगे अगर आप दूसरे ऑर्बिट की कैलकुलेट करने चाहते हैं तो उस ऑर्बिट का नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फिक्स्ड वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस इन सेंस हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, let us calculate the energy of each orbit in Bohr atomic model। भैया हमको बताया गया कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, कंफ्यूज नहीं। ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, किसने कहा था? बोहर के पोस्टुलेट ने कहा था। बोहर ने हर चीज को लगभग फिक्स कर दिया था। उन्होंने कहा था ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, उन्होंने कहा था ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से फिक्स है, उन्होंने ये भी कह दिया कि उस ऑर्बिट में रिमूव करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है। ठीक है, तो हमें तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई एनर्जी कितनी है। तो उसके लिए ये रहा आपका फॉर्मूला ई एन। एन स्टैंड फॉर द ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका नंबर, उसका एनर्जी कैसे निकालोगे? माइनस आर एच 1 बाई एन स्क्वायर। एन स्टैंड्स फॉर 1 2 3 यानी शेल नंबर। अब आर एच क्या है? आर एच क्या है? आर एच को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। अब देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट एक हमने और भी देखा था, वहां पे उसका वैल्यू कुछ और था।
वहां पे हम जब N1 से N2 या फिर किसी एक शेल से दूसरे शेल में जा रहे थे, तो जो एनर्जी डेल्टा ई निकल रहा था वहां पर भी R का यूज हो रहा था। दैट इज ऑल्सो रिडबर्ग कांस्टेंट, लेकिन वो यूज हो रहा था जब एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा था। और ये रिडबर्ग कांस्टेंट किसी भी एक ऑर्बिट की जब एनर्जी निकालेंगे तब जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो है 2.-8, और ये वाला आपका वैल्यू था 109766 के आसपास, राइट। ये वैल्यू तब यूज हो रही थी जब हम डेल्टा ई निकाल रहे थे। यहाँ डेल्टा ई नहीं, यहाँ पे हम ई निकाल रहे हैं। डेल्टा ई में रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू अलग है और ई में अलग है। जब चेंज इन एनर्जी दो ऑर्बिट का निकालेंगे तब रिडबर्ग का वैल्यू अलग है, जब हम एक ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे तब रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू अलग है। अब E1 मतलब पहले शेल की एनर्जी क्या हो जाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/1², यानी कि ये हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट मतलब जहां पे एनर्जी सबसे लो हो, सबसे लीस्ट हो, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। वहां पे हमारा कितनी एनर्जी आ रही है, उस शेल की एनर्जी -2.18 × 10⁻18 जूल। अब आगे आगे जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा, n की जगह आप उसको डालते जाइए और उस ऑर्बिट की आपको एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि बोहर ने कहा था कि हम एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम और उसका रेडियस सब कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ फिक्स है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैडम बोहर एटॉमिक मॉडल का एक क्विक रिव्यू करा दो ना जल्दी से। ओके, आप भूल गए हो बोहर, तो कोई बात नहीं, मैं बोहर एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। लेकिन फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कंसेप्ट फिर से बता देती हूँ। देखिए कंसेप्ट वाइज क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या था कि जैसे कि आपका ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बाहर से क्या, अगर बोहर कह रहा है बाहर से कोई अगर एनर्जी आती है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड होके उस शेल में चला जाता है जिस शेल की एनर्जी उसके एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के बराबर हो। लेकिन वहां जाके तो वो अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो वो उस एनर्जी को लूज कर देता है और लूज करके वापस उसी जगह आ जाता है जहां से वो गया था। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है, इस वक्त जो एनर्जी निकल रही है डेल्टा ई कहते हैं। डेल्टा ई को एच न्यू से निकालते थे, ठीक है। और यहाँ पे हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हो गई ई एन। तो दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों में कांस्टेंट अलग है। अब देखिए N1 यानी कि पहला शेल है, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप इट इज क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए किस तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया था हमने लास्ट लेक्चर में। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का नहीं है, बुक के अंदर दिया हुआ है। व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन? इसका मतलब क्या है? नेगेटिव में एनर्जी हो अगर तो उसका मतलब क्या है? देखिए वहां पर भी आंसर दिया हुआ है, मैं इसको आपको पॉइंट वाइज समझाती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। पहला पॉइंट क्या होगा, the energy of the electron in the atom is lower than the energy of a free electron at rest। अभी आपने देखा कि N1 में एनर्जी कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये N1 की थी। अब N2 पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आप अगर न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाओगे यानी N इंफिनिटी पे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाती है 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी इज 0। और यही बात कही जा रही है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होती है उसकी एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है, अकेला है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमेशा एटम के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। Free electron at rest is an electron that is infinitely far away from the nucleus।
और इसको हम कौन सा वैल्यू असाइन करते हैं, 0। तो इससे जो भी कम होगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 0 इज द मैक्सिमम एनर्जी। As the electron gets closer to the nucleus and decreases, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास जाएगा यानी कि शेल नंबर घटने लगेगा, energy becomes larger in absolute value and more negative। अब देखिए -13.6 एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है, यही पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए नंबर स्केल में क्या होता है, इस एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है 0 के, ठीक है। अब इस तरफ जाओगे तो 1 -1 -2, ठीक है, -3, और यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3। पॉजिटिव में 3 1 से बड़ा होता है बट नेगेटिव में 3 1 से छोटा होता है। तो वही बात हो रही है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास जाते जाएंगे, ये जो नंबर है आप अगर माइनस को भूल जाओ तो ये जो एब्सोल्यूट नंबर है ये बड़ा होता जाएगा और इसके आगे लगता जाएगा माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये छोटा हो रहा है वैल्यू, छोटा, क्योंकि माइनस में जितना मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है माइनस लगती है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाय n is equals to 1 which correspond to the most stable, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट इज बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अभी तक हम हाइड्रोजन की कहानी कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज है उन पे भी बोहर एटॉमिक मॉडल लगेगा। अब हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज कौन होते हैं, जरा देख लेते हैं। बोहर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। भैया हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज कौन होंगे, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो और अल्टीमेटली वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो किसकी तरह बन जाएगा, हाइड्रोजन की तरह। तब उस पे भी बोहर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। जैसे देखिए हीलियम He+, इसने भी एक, हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में 2 एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें प्लस का साइन आएगा कि नहीं। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके बराबर हो गया, हाइड्रोजन के बराबर। लिथियम में 3 होता है, बेरिलियम में 4 होता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन खोए, तो ये किसके जैसा बन गया, हाइड्रोजन जैसा बन गया। अब लगा दीजिए इस पे बोहर के सारे पोस्टुलेट्स, ठीक है। दिस काइंड ऑफ आयंस आर नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी का फॉर्मूला देखो सब एक जैसा है, बट याद कीजिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में 1/n² था, यहाँ पे 1 की जगह z²। z मतलब एटॉमिक नंबर। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आएगा ना तो 1/n² की जगह z²/n² यानी एटॉमिक नंबर का स्क्वायर न्यूमरेटर में डाल दीजिए बस। और रेडियस निकालना है तो 52.9 n² याद कीजिए रेडियस था बोहर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज करोगे तो जिस भी स्पीसीज को आप कंसिडर कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर से उसको डिवाइड कर दो बस। जैसे कि Z इससे एटॉमिक नंबर हैज वैल्यू 2 3, ऐसे मान लीजिए आप हीलियम के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2², यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, लिथियम के लिए कर रहे हो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये बोहर एटॉमिक मॉडल खत्म हो गया। हाँ, अब तो बोहर एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2 भी खत्म हो गया। ओके वेरी हैप्पी, आई थिंक आप सब बहुत खुश हो गए। बोहर एटॉमिक मॉडल का पार्ट 2 खत्म हो गया, लेकिन माय डियर बच्चा पार्टी अभी भी इसके न्यूमेरिकल बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी। फॉर्मूला सारा एक बार से क्विक रिव्यू करके आइएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। बाय शौमित्रा चक्रवर्ती।